नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोर्ड चैनल में। दोस्तों, हम यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी पेपर 2 जून 2023 फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको हम कर रहे थे। तो इस वीडियो क्लास से पहले हमने फर्स्ट शिफ्ट के जो प्रश्न पूछे गए 25-25 करके विद चारों ऑप्शनों को डिटेल में हमने किया। तो आज इस वीडियो क्लास में हम 76 से 100 यानी आज भी हम 25 प्रश्न करेंगे। यानी जून 2023 फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको हमने 4 भागों में किया, 25-25 करके। तो जो भी वीडियो क्लास नहीं देखे देखना चाहते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है यूजीसी नेट जेआरएफ सॉल्व पेपर 2 2023 करके। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। वीडियो का जो प्लेलिस्ट है मैंने बना दिया है। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको 76वां प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्रश्न रिपीट प्रश्न है प्रीवियस ईयर से। तो काफ़ी हद तक जो कैंडिडेट है कहते हैं कि एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ 35 से 50% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीटेड होते हैं, मिलते जुलते क्वेश्चंस होते हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद चारों ऑप्शनों को डिटेल जैसे मैं करवा रही हूँ, अगर आप ऐसे तैयारी करते हैं तो आप बहुत अच्छा बेहतर स्कोर कर पाएंगे यूजीसी नेट एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। यहाँ पे 4 और 5 ऑप्शन दिए हैं जिनको आपने क्रम में लगाना है। तो मैं यहाँ पे आपको सही उत्तर बता देती हूँ। तो इतिहास तिमिर नासिक, जो कि इनके लेखक है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, और इनका जो प्रकाशन वर्ष है 1864 है। इसी तरह दुर्लभ बंधु जो नाटक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, और ये जो नाटक है 1880 का है। इसी तरह चंद्रकांता संतति उपन्यास जो है ये देवकी नंदन खत्री का है, और ये इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1896। उसके बाद लज्जाराम मेहता का जो उपन्यास आदर्श हिंदू उपन्यास है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1914। पथिक काव्य जो है ये रामनरेश त्रिपाठी का, और इसका प्रकाशन वर्ष 1920 का है। तो यहाँ पे देखिए, एक नाटक है, उपन्यास है, काव्य है, ये सब को मिक्स करके रचनाओं को यहाँ पे क्रम में लगाने को पूछा है, और ये सारा ही प्रश्न प्रीवियस ईयर से रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, आगरा बाजार नाटक का आरंभ किस नज्म से होता है? तो ये शहर आसोब से होता है। हबीब तनवीर का प्रमुख नाटक आगरा बाजार, जो कि 1954 का आरंभ, दो फकीर शहर आशोब नगर की दुर्दशा का वर्णन करने वाली कविता गाते हुए हाल में प्रवेश करते हैं। ये इसका नाटक का प्रारंभ, जो गद्य विधाओं को जो आपके सिलेबस में लगी हुई है पाठ्यक्रम में, जितनी भी गद्य विधाएं, अगर आप उनको इन डेप्थ पढ़ते हैं तो आप इन प्रश्नों को आसानी से लगा लेंगे, क्योंकि अब एनटीए गद्य विधाओं के इन डेप्थ प्रश्न बना के पूछ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आगरा बाजार नाटक का आरंभ किस नज्म से होता है? तो ये शहर आजोब नगर की दुर्दशा वर्णन करने वाली कविता गाते हुए हॉल में प्रवेश करते तब से होता है। और इस नाटक के 2 अंक हैं। आगरा बाजार नाटक हबीर तनवीर की मौलिक नाटक नहीं है। यह नाटक नसीर अकबराबादी के नज्मों पर आधारित है। मेरे बंद रचना गालिब के गजलों पर आधारित है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला जो प्रश्न बनता है, चंचल किशोर सुंदरता की करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। यह किसका संवाद है? तो ये जो संवाद है लज्जा का है। तो ये संवाद जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कमायनी 1935 की है। कमायनी महाकाव्य लज्जा का है ये। और यहाँ पे महाकाव्य 15 सर्ग है महाकाव्य के, और इन सर्गों को आपने एज इट इज इसी तरह से सीक्वेंस में याद करना है, क्योंकि इनको कई बार अनुक्रम में लगाने को पूछा है। चाहे वो ऊपर से पूछ लेंगे, चाहे बीच से पूछ लेंगे, चाहे आखिरी के 4 या 5 पूछ लेंगे, तो आपने इसको याद करना है। महाकाव्य जो कमायनी महाकाव्य है, इसके 15 सर्ग, इनको किस तरह से हमने सीरियल वाइज याद करना है, इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है
तो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ट्रिक के साथ आप आसानी से याद कर जाएंगे। अगला जो प्रश्न बनता है, स्मृति आख्यान संस्मरण की पुस्तकें जो हैं उनको आपने बताना है। तो ये कौन कौन सी हैं यहाँ पे नीचे मेंशन कर दी हैं। स्मृति आख्यान संस्मरण की जो पुस्तकें हैं निम्नलिखित है, जिसमें नंगात लई का गांव जो कि विश्वनाथ त्रिपाठी का है और इसका प्रकाशन वर्ष है 2004 ईस्वी। लौट आओ धार दूधनाथ सिंह का है और ये 1995 का है। इसी तरह याद हो कि ना याद हो काशीनाथ सिंह का है और ये 1992 का है। अब्दुल बिस्मिल्लाह द्वारा रचित मुखड़ा क्या देखें 1996 उपन्यास की तथा कथा वस्तु दलित मुस्लिम परिवार की व्यथा की कथा है ये मुखड़ा क्या देखें। उसके बाद अरुण कमर द्वारा रचित गोलमेज जो कि 2009 की है और एक आलोचना विधा है। और यहाँ पे जो 5 ऑप्शन दिए गए थे इन 5 ऑप्शनों को यहाँ पे डिटेल में बता दिया है। अगला हम करेंगे यहाँ पे स्वनिम के संबंध में उपयुक्त कथन कौन सा है। कथन ये आपने बताना है। तो 5 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपने बताना है उपयुक्त कथन कौन सा है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो है इसका संबंध मौखिक भाषा से है। उसके बाद यह उच्चारित भाषा की लघुतम इकाई है। इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक होता है। तो यहाँ पे बी, डी और ई इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन में। सविनय के संबंध में जो उपयुक्त कथन है यहाँ पे मैं बता दिया, बी, डी और ई। अगला प्रश्न बनता है आपका, निम्नलिखित अनुवादों को उनके हिंदी में पहली बार प्रकाशित होने के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ये भी प्रश्न रिपीटेड है। अब यहाँ पे इसको आपने क्रम में लगाना है। ये रचनाएं हैं जो बार बार रचनाएं रिपीट होती हैं और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एकांतवासी योगी जो कि श्रीधर पाठक की है और ये इसका जो अनुवादित वर्ष है 1886 है। मूल रचना इसकी हर्मिट है और मूल रचनाकार इसके गोल्ड स्मिथ हैं। इसी तरह श्रांत पथिक का जो अनुवादक है श्रीधर पाठक है और इसके अनुवादित वर्ष जो है 1902 है। मूल रचना इसकी ट्रैवल है, मूल रचनाकार गोल्ड स्मिथ है। विश्व प्रपंच जो कि अनुवादक इसके रामचंद्र शुक्ल हैं, इसके अनुवादित वर्ष 1907 है। मूल रचना रिडल ऑफ द यूनिवर्स है और इसका जो मूल रचनाकार है वो हैक्कल है। इसी तरह आगे हम करेंगे, ऊपर स्क्रॉल करते हुए इसका जो आगे रचना जो बचती है, खड़िया का घेरा जो कि कमलेश्वर की है और इसका अनुवादित वर्ष जो है 2002 है और इसकी जो मूल रचना है को क्रिएशन चॉक सर्कल और मूल जो इसकी रचनाकार है बर्टोल्ट ब्रेस्ट। कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना और इसकी जो वो हबीब तनवीर है, इसका अनुवादित वर्ष है जो 2018 है। अगला प्रश्न करेंगे हम इस कथन के झूठा सच से, जो कि आपको बताना है कौन सा सच है कौन सा सही गलत है। तो कथन 1 में जो दिया है, झूठा सच, तमस और जिंदगी नामा आदि उपन्यासों में उनके अनेक पात्र पंजाबी पृष्ठभूमि के हैं, इसीलिए इन उपन्यासों में हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त कहीं कहीं पंजाबी के संवाद भी उपयोग में लाए गए हैं। उसके बाद कथन 2 में आपके बंटी के अनुसार बंटी का पूरा नाम अरूप बन्ना है। तो ये दोनों ही कथन जो है ये सही है। और यशपाल कृत जो झूठा सच है 1958 और 60 की है। भीष्म साहनी कृत तमस जो है 1973 की है। कृष्णा सोबती कृत जिंदगी नामा जो है 1900 ये है 79 आदि उपन्यास में अनेक पात्र पंजाबी पृष्ठभूमि के, इसीलिए इन उपन्यासों में हिंदी उर्दू के अतिरिक्त कहीं कहीं पंजाबी के भी संवाद उपयोग में लाए गए हैं। कथन 2 जो कि है मनु भंडार कृत आपका बंटी 1971 की है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित उपन्यास है जिसमें बंटी का पूरा नाम अनु बन्ना है और ये कथन दोनों ही सही है।
अब यहाँ पे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त के स्त्री पात्र, ये भी रिपीट प्रश्न है, बताने हैं आपने कौन से हैं स्कंदगुप्त के स्त्री पात्र, जिसमें इसका जो सही उत्तर होगा बी, सी और डी, बी, सी और डी, देवकी, मालिनी, रामा। जयशंकर प्रसाद का जो प्रमुख नाटक स्कंदगुप्त 1928 का है, इसके प्रमुख स्त्री पात्र देवकी, मालिनी, रामा, अनंत देवी, जयमाला, विजया, कमला है। इसी तरह इसके जो पुरुष पात्र हैं स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, पर्णदत्त, बंधु वर्मा, मातृगुप्त, प्रपंच बुद्धि, स्वर्गनाग, भट्टार्क, प्रख्यात, कीर्ति, ये स्कंदगुप्त नाटक के 5 अंक हैं। तो ये आपने स्त्री और पुरुष दोनों ही पात्रों के नाम याद रखने, क्योंकि एग्जाम में दोनों ही पूछे जाते हैं। प्रसाद के अन्य नाटक जो है सज्जन जो कि 1910 की है, कल्याणी परिणय 1912 की है, करुणालय 1912 की है, राजश्री 1915 की है, चंद्रगुप्त 1931 की है, तथा ध्रुव स्वामी 1933 की है। उसके बाद है राम, कृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर किस समाजवादी चिंतक ने विचार किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें सही उत्तर हो जाएगा बी, राम मनोहर लोहिया ने किया है। तो समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया ने राम, कृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर विचार किया है। शिवरात्रि पर चित्रकूट में रामायण मेला लोहिया जी के संकल्पना थी, जो अभी तक अनवरत चल रहा है। आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं, ये भी रिपीट प्रश्न है। तो यहाँ पे जो नहीं रहे हैं वो है कमला प्रसाद। कमला प्रसाद आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं रहे, बल्कि इन्होंने पहले तथा वसुधा पत्रिका का संपादन किया, जबकि अरुण कमल, परमानंद श्रीवास्तव तथा नामवर सिंह आलोचना पत्रिका के संपादक रहे हैं। आलोचना, अब इसमें पहले ये प्रश्न किस तरह से पूछा गया था, आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है, अब यहाँ पे पूछा संपादक कौन नहीं है। तो इस तरह से रिपीटेड होते हैं, घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन प्रश्न रिपीटेड होते हैं। आलोचना त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका के रूप में अक्टूबर 1951 ईस्वी में आरंभ हुआ है। इसके संस्थापक और संपादक शिवदान सिंह चौहान रहे हैं। उसके बाद नाटकों में गीतों के प्रयोग के बारे में सत्य कथन आपने बताना है, जो कि यहाँ पे 5 ऑप्शन दे रखे हैं ABCDE करके। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा B, C और D, BCD सही उत्तर होगा, जिसमें नाटकों में गीतों के प्रयोग के बारे में जो सत्य कथन है वो है दोहा छंद का प्रयोग अंधेर नगरी और बकरी नाटक में किया है। उसके बाद महाभोज, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन में कोई भी पात्र गीत नहीं गाता है, दूसरा ये सही होगा। उसके बाद स्कंदगुप्त में आह वेदना मिली विदाई गीत देवसेना गाती है, ये कथन सही होगा। उसके बाद अब जो रचनाएं दी हैं, जो रचनाएं पूछी गई हैं इसमें, वो अब हम इसके बारे में डिटेल में करेंगे। जिसमें अंधेर नगरी जो है ये 1881 की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रहसन नाटक है, जिसमें राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग्य किया गया है। उसके बाद बकरी जो कि 1974 की है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का प्रतीकात्मक नाटक है। इस नाटक में जनवादी चेतना, राजनीतिक व्यंग, आम आदमी की व्यथा, भ्रष्टाचार, विसंगति का चित्रण हुआ है। उसके बाद स्कंदगुप्त 1928 जयशंकर प्रसाद की ऐतिहासिक नाटक है। महाभोज जो कि 1982 की है और ये मनु भंडारी का नाटक है। इस नाटक में राजनीतिक स्वार्थ के लिए नैतिक पतन का चित्रण किया गया है। उसके बाद है आधे अधूरे जो कि 1969 की है, आषाढ़ का एक दिन 1958 की है, मोहन राकेश के नाटक है। भारत दुर्दशा जो कि 1975 की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रतीकात्मक नाटक है और इस नाटक में कुल 6 अंक हैं। भारत दुर्दशा के 5वें अंक में किताब खाना वाले दृश्य में 7 सभ्यों की एक छोटी सी कमेटी है, जो भारत देव से संबंधित विचार प्रकट करती है। ये सारी महत्वपूर्ण लाइनें हैं जो कि इस सिंगल प्रश्न से ये सारी बन के निकली हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है, भारतीय नवजागरण के संबंध में उपयुक्त कथन आपने बताना है, जिसमें जो सही उत्तर हो जाएगा A, C और D, A, C और D, सॉरी A, C और E, A, C और E, जिसमें इसका जो सही कथन होगा वो यहाँ पे मेंशन है। नवजागरण का जमाना सभ्यता की
टकराहट का न होकर सभ्यताओं के आत्मनिरीक्षण का था। औपनिवेशिक माहौल में भारत का नव जागरण बुद्धिवादी जागरूकता के अलावा राष्ट्रीय आत्म पहचान का संघर्ष भी था। उसके बाद भारतीय नवजागरण के जनक राजा राम मोहन राय को जीवन में आरंभिक काल में ही रूढ़िवादियों के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था। ये कुछ इस तरह के प्रश्न है। अगला जो प्रश्न बनता है, दो कथन है, अभिकथन, कारण और अभिकथन से संबंधित है, जिसमें आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। जिसमें जो कथन है आपका अभिकथन ए, अंग्रेजों ने पुरानी आर्थिक संरचनाओं को बदला, जमीन का नया बंदोबस्त किया। नए बंदोबस्त के कारण जमीन को क्रय विक्रय करने की छूट मिल गई। कारण बदलती हुई परिस्थितियों में बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध करने का आरंभ कर दिया। अब यहाँ पे ये जो कथन दिए गए हैं ये दोनों ही सही हैं, लेकिन जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करती है। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अभिकथन ए जो है, अंग्रेजों ने पुरानी आर्थिक संरचनाओं का बदला, जमीन का नया बंदोबस्त किया। नए बंदोबस्त के कारण जमीन को क्रय विक्रय करने की छूट मिल गई। कारण बदलती हुई परिस्थितियों में बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध करना आरंभ कर दिया। जो कि यहाँ पे जो आर है, जो कारण है, वो अभिकथन का यहाँ पे सही व्याख्या नहीं कर रहा है। यहीं पे सही उत्तर हो जाएगा इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न बनता है, लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। इन पंक्तियों में मैं का अर्थ क्या है? तो इन पंक्तियों में लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थी समर, इन पंक्तियों में मैं का अर्थ है निराला। उपयुक्त पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य सरोज स्मृति जो कि 1935 की है से है, जो अनामिका के द्वितीय संस्करण 1938 में संकलित है। सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा लोक शोक गीत माना जाता है। और निराला की अन्य महत्वपूर्ण जो काव्य कृतियां हैं वो है अनामिका जो कि 1923 की है, परिमल जो कि 1930 की है, गीतिका जो कि 1936 की है, तुलसीदास जो कि 1938 की है, कुकुरमुत्ता 1942 की, गीत गुंज 1954 की है। अगला प्रश्न यहाँ पे पुस्तक को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है आपने। और ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। और मैं बता दूं यहाँ पे कि पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में जो लगाना है, जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया ये रिपीट प्रश्न है। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मैं बता देती हूँ कि इतिहास का आलोचना जो है वो 1957 की है, कविता के नए प्रतिमान 1968 की है, दूसरे परंपरा की खोज 1982 की है, कविता की जमीन और जमीन की कविता 2010 की है, आलोचना और विचारधारा 2012 की है। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे गद्यांश देखने को मिलेगा जिसमें से आपको सही आंसर चूज करके लिखना है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ ताकि आप इनके गद्यांश को पढ़ पाएँ अच्छे से। तो ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन हमें छोटा छोटा दिख रहा होगा आपको। अगर मैं इन नहीं करूँगी तो आपको फिर ये पूरा नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे मैं आपको मेन आंसर बता देती हूँ। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार आधुनिक चिंतन के जिन पश्चिमी रचनाकार विचारकों ने प्रोत्साहन प्रदान किया उनमें से जो नहीं है वो है ऑप्शन सी नीत्शे, क्योंकि यहाँ पे इनका वर्णन कहीं नहीं मिलता है। आप जब इसको पढ़ेंगे ये यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है, इस लाइन में नीत्शे का कोई जिक्र नहीं किया, ये पूरे गद्यांश में आपको ये नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, अंग्रेजी राज में शिक्षा संबंधी सुधारों का उद्देश्य जो नहीं है वो है ऑप्शन सी। अब ये प्रश्न देखिए यहाँ से पूछा गया, ये प्रश्न जो बनता है आपका यहाँ से इस पैराग्राफ से बनता है। इस पैराग्राफ में आपको ये भारत की आत्मा को नवजीवन देने के लिए ये ऑप्शन का उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है, उपयुक्त अनुच्छेद में किस ऐतिहासिक व्यक्ति का उल्लेख नहीं हुआ है?
तो यहाँ पे आप पूरा गद्यांश, पूरा पैराग्राफ अगर पढ़ेंगे तो आपको मैकाले दिखेगा, यहाँ पे देखिए मैकाले दिखेगा, और यहाँ पे बाकी आधुनिक भारतीय चिंतन की शैली में आपको व्यक्ति दिखेंगे, लेकिन इसमें आपको मार्क्स कहीं नहीं दिखेगा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा मार्क्स। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है कि उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार अंग्रेजी शिक्षा से भारतीयों में जो नई चेतना जागी उसमें उसने भारतीयों पर क्या प्रभाव डाला। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। तो मैं यहाँ पे इसको जूम कर देती हूँ, आप इसका आंसर देख लीजिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, अनुच्छेद के अनुसार पश्चिमी शिक्षा द्वारा भारत में विकसित विचारधारा का जो अंग नहीं है वो है सर्वधर्म समभाव। तो ये प्रश्न इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो गद्यांश है यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ। अगर आप इनको पैराग्राफ लगाना चाहते हैं तो ये इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद ये ऑप्शन को पढ़ पढ़ के आप इनके पैराग्राफ को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न बनता है, उपयुक्त उद्धरण के अनुसार मानवता के विकास को जड़ बताने वाले अपराधी कौन है। तो इसमें जो जड़ बताने वाले अपराधी हैं वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। पहले पैराग्राफ से ये प्रश्न पूछा गया है, जिसमें सही उत्तर हो जाएगा वातावरण को तार्किक रूप से समझने वाले। अगला जो प्रश्न बनता है, सॉरी ये नहीं, ये आएगा मानवता को जड़ बनाने वाले अपराधी कौन है। तो ये हैं वे जो पुराने विश्वासों की चीख पुराग मचाते रहते हैं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है, विवेकवान व्यक्ति का क्या चाहेगा। विवेकवान व्यक्ति क्या चाहेगा, वातावरण को तार्किक रूप से समझना। तो ऑप्शन डी सही होगा। उसके बाद यदि पुराने विश्वास खंडित हो जाएं तो उपयुक्त उद्धरण के अनुसार यथार्थवादी व्यक्ति का पहला काम क्या रहेगा, जिसमें पुराने विश्वासों के स्थान पर नए दर्शन की स्थापना के लिए जगह साफ करना, ये उनका सबसे पहला काम रहेगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है, यथार्थवादी व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो सभी प्राचीन विश्वासों को चुनौती देना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन इसमें जो सही उत्तर होगा सभी प्राचीन विश्वासों को चुनौती देना चाहिए। तो यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा किस तरह से यहाँ पे ये मेंशन की हुई है। उपयुक्त उद्धरण द्वारा अनुसार विकास के लिए मनुष्य को क्या नहीं करना होगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब ये मैंने आपको 100 प्रश्न करवा दिए 25-25 करके। अब मैं आपको बताती चलूंगी कि इस 100 प्रश्न में टोटल आपके कितने प्रश्न रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में।